Hello students, now let's talk about bonding in coordination compounds. अभी तक हमने coordination compounds का क्या नाम है, कैसे आइसोमेरिज्म है, ये सारी चीज़ें, लिगेंड्स क्या है, उनसे रिलेटेड जितने भी टर्म्स हमने सब डिस्कस किए. अब हम डिस्कस करते हैं कि इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में बॉन्डिंग किस तरीके से होती है, उसके लिए क्या क्या थ्योरीज हैं, और इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं उनमें से एक थ्योरी, दैट इज वर्नर्स थ्योरी. राइट बेटा? So next is bonding in coordination compounds. Bonding in coordination compounds. Right बेटा? किस तरीके से coordination compounds में bonding होती है, इसके लिए एक है हमारे पास old theory और उसके बाद आगे हमारे पास modern theories. ओल्ड थ्योरी की अगर हम बात करें तो ये है बेटा वर्नर्स थ्योरी. बहुत बढ़िया काम किया था इन्होंने, बहुत बढ़िया. वर्नर्स थ्योरी, और ये तो आप सबको पता ही है. एक बार कोई बात बताता है, उसके बाद उसमें कुछ लिमिटेशंस होती हैं, फिर नया काम होता है, फिर वो उनकी थ्योरी बन जाती है, फिर उसमें कुछ लिमिटेशंस होते हैं. दिस कीप ऑन गोइंग. तो मॉडर्न थ्योरी, वर्नर्स थ्योरी ओल्ड थ्योरी मानी जाती है, बॉन्डिंग जो एक्सप्लेन करती है. फिर मॉडर्न थ्योरी में आती है बेटा, सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, VBT, राइट. उसके बाद हम डिस्कस करेंगे क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, CFT. उसके बाद हम डिस्कस करेंगे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, MOT, एंड द लास्ट वन वुड बी लीगेंड फील्ड थ्योरी, LFT, राइट. सो दिस इज वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, वेरी इंपॉर्टेंट. फिर आपका क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी. Next one is molecular orbital theory, and then ligand field theory, LFT. इनमें से ये दो थ्योरीज ही हम डिस्कस करेंगे. These are the part of our syllabus. These two are not the part of our syllabus. वर्नर्स थ्योरी में कुछ लिमिटेशंस थी जो VBT ने कवर करने की कोशिश की. VBT में कुछ लिमिटेशंस थी जो CFT ने, CFT के बाद MOT एंड देन LFT. तो ये दो थ्योरीज हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, इन दो को हम टच नहीं करेंगे. इनसे रिलेटेड कोई क्वेश्चन या ये हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है. सो आज हम डिस्कस करते हैं बेटा वर्नर्स थ्योरी विच एक्सप्लेन केमिकल ये दिस बॉन्डिंग इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स. सो लेट्स स्टार्ट विद वर्नर्स थ्योरी. वर्नर्स थ्योरी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स. क्या बताया था इन्होंने, किस बारे में? इन्होंने जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स हैं उनमें बॉन्डिंग किस तरीके से है उसी के बारे में बताया था. सो टुडेज टॉपिक इज वर्नर्स थ्योरी, वर्नर्स थ्योरी इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स. इस पे वर्नर ने बहुत काम किया था. हु इज कॉल्ड फादर ऑफ कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री? वर्नर इज वर्कड अ लॉट ऑन इट. 1893 में उन्होंने ये थ्योरी दी थी और उसके ऑलमोस्ट 20 इयर्स के बाद ही गॉट द नोबेल प्राइज, राइट. बहुत अच्छा सा इन्होंने कंट्रीब्यूट किया था. इवन बिफोर द डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ही हैज गिवन दिस थ्योरी. क्या उन्होंने बताया था इस थ्योरी में, वो हम डिस्कस कर लेते हैं. अब वर्नर ने क्या किया कि वर्नर ने बताया कि मेटल और लीगेंड में किस तरीके का इंटरेक्शन होता है, किस टाइप की वैलेंसीज होती है मेटल की जो लीगेंड सेटिस्फाई करता है. तो ये सारी बातें वर्नर ने बताई थी. वर्नर ने जो भी इनका डेटा था वो एक्सपेरिमेंटली, एक तो कंडक्टिविटी पे इन्होंने बहुत काम किया, आइसोमेरिज्म पे भी इनका डेटा अच्छा सा था, और केमिकल रिएक्टिविटी के बेसिस पे इन्होंने बहुत सारे पॉइंट्स बताए. केमिकल रिएक्टिविटी, राइट बेटा. क्या पॉइंट्स थे वर्नर्स थ्योरी के मेन पॉइंट्स, मैं आपको पहले बताती हूँ, उसके बाद आप यू कैन इजीली नोट देम डाउन. इन्होंने कहा कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जब भी बनता है, ये हम सबको पहले से ही पता था कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में कुछ पार्ट होता है जो लिगेंड का होता है, कुछ पार्ट होता है जो मेटल का होता है. इन्होंने कहा कुछ ऐसे भी कंपाउंड्स होते हैं जो आयनाइज नहीं होते हैं, तो वो क्या होते हैं? कॉम्प्लेक्स आयन होता है आपका, कोऑर्डिनेशन स्फीयर होता है.
तो वर्नर के हिसाब से उस टाइम पे 1893 में इन्होंने ये बात बता दी थी कि कुछ ऐसे भी कंपाउंड्स होते हैं जो कंप्लीटली आयनाइज नहीं होते हैं, और उन कंपाउंड्स को हम क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स बोलते हैं। इन्होंने कहा कि मेटल दो तरीके की वैलेंसीज रखता है, राइट। बड़ी सिंपल थ्योरी इन्होंने दी कि मेटल दो तरीके की वैलेंसीज रखता है, वन इज कॉल्ड प्राइमरी वैलेंसी एंड वन इज कॉल्ड सेकेंडरी वैलेंसी। PV प्राइमरी वैलेंसी एंड SV सेकेंडरी वैलेंसी, ये इन्होंने कहा। प्राइमरी वैलेंसी जो होगी वो दैट इज ऑलवेज सेटिस्फाइड बाय एनायंस। कौन सेटिस्फाई करेगा बेटा? एनायनिक लिगेंड्स, एनायंस या एनायनिक लिगेंड्स, ठीक है। जो सेकेंडरी वैलेंसी है दैट कैन बी सेटिस्फाइड बाय एनायंस और एनायनिक लिगेंड्स एज वेल एज न्यूट्रल लिगेंड्स, दोनों लिगेंड्स सेटिस्फाई कर सकते हैं। जो प्राइमरी वैलेंसी वो किसको रिप्रेजेंट करती है? इन्होंने कहा कि प्राइमरी वैलेंसी जो है वो रिप्रेजेंट करती है ऑक्सीडेशन नंबर को, मानी ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ मेटल इज डायरेक्टली रिलेटेड टू द प्राइमरी वैलेंसी नंबर, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ मेटल। एंड द सेकेंडरी वैलेंसी रिप्रेजेंट्स, ये किसको रिप्रेजेंट करती है बेटा? सेकेंडरी वैलेंसी रिप्रेजेंट्स कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ द मेटल, कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल, राइट बेटा। प्राइमरी वैलेंसी रिप्रेजेंट्स ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ द मेटल, सेकेंडरी वैलेंसी रिप्रेजेंट्स कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ द मेटल। देखो कोऑर्डिनेशन नंबर मेटल का होता है, मेटल को जितने लिगेंड्स ने चारों तरफ से घेरा है वही उसका कोऑर्डिनेशन नंबर है। उसके बाद आता है जो प्राइमरी वैलेंसी होती है वो नॉन डायरेक्शनल होती है, दैट इज नॉन डायरेक्शनल। ये क्या होगी बेटा? नॉन डायरेक्शनल होगी, यानी ये कभी भी जो मॉलिक्यूल का जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का शेप होगा, ज्योमेट्री होगा, उसमें कंट्रीब्यूट नहीं करती है। बट जो सेकेंडरी वैलेंसी है दैट इज ऑलवेज डायरेक्शनल, और डायरेक्शनल होने की वजह से दिस लीड्स टू अ पर्टिकुलर ज्योमेट्री ऑफ द कॉम्प्लेक्स। उससे क्या होगा बेटा? कॉम्प्लेक्स की पर्टिकुलर ज्योमेट्री होगी जिसको कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रा भी बोला जाता है। वो डिपेंड करेगा कि क्या कोऑर्डिनेशन नंबर है, क्या सेंट्रल मेटल है, उन सब के बेसिस पे ही ज्योमेट्री होगी, राइट बेटा। प्राइमरी वैलेंसी इज ऑलवेज डिनोटेड बाय डॉटेड लाइन एंड सेकेंडरी वैलेंसी इज ऑलवेज डिनोटेड बाय अ सॉलिड लाइन। इन्होंने कहा ये होते हैं कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस के मेन फीचर्स। मेटल होगा, जैसे मैं एग्जाम्पल लूंगी इसका, उससे पहले बस मेटल क्या होगा कि चारों तरफ से लिगेंड से घिरा होता है। ये दो तरीके की वैलेंसी रखता है, वन इज प्राइमरी एंड वन इज सेकेंडरी। प्राइमरी वैलेंसी इज ऑलवेज सेटिस्फाइड, प्राइमरी का मतलब है ऑक्सीडेशन नंबर। किसी भी मेटल पे ऑक्सीडेशन नंबर किसकी वजह से आता है? आपको पता है जितने भी हमने कॉम्प्लेक्सेस पढ़े हैं सब में मेटल पे कौन सा ऑक्सीडेशन नंबर आया है? पॉजिटिव आया है। और पॉजिटिव कौन सेटिस्फाई करेगा बेटा? एनायन सेटिस्फाई करेंगे। सेकेंडरी वैलेंसी जो रिप्रेजेंट करता है कोऑर्डिनेशन नंबर को, दैट कैन बी सेटिस्फाइड बाय एनायंस एज वेल एज न्यूट्रल एटम्स, न्यूट्रल लिगेंड्स। फिर आता है आपका प्राइमरी वैलेंसी, क्योंकि ये आयंस की फॉर्म में रहेगी तो दिस इज नॉन डायरेक्शनल, इसको जिधर से भी अट्रैक्शन मिलेगा इट कैन गो इन दैट डायरेक्शन। बट अगर हम बात करें सेकेंडरी वैलेंसी की, सेकेंडरी वैलेंसी हमेशा डायरेक्शनल होगी। सेकेंडरी वैलेंसी मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री डिसाइड करेगी और उस पर्टिकुलर ज्योमेट्री को बोला जाता है कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रा, राइट। प्राइमरी को हम इंडिकेट करेंगे डॉटेड लाइन से और सेकेंडरी को हम इंडिकेट करेंगे सॉलिड लाइन से। अब हम लेते हैं एग्जाम्पल। तो पहले इसके मेन पॉइंट्स हम नोट कर लेते हैं। दिस वाज जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड द थिंग्स। अब हम इसके मेन पॉइंट्स नोट करते हैं बेटा। व्हाट आर द मेन पॉइंट्स ऑफ वर्नर्स थ्योरी? क्या मेन पॉइंट्स है? सो let's talk about the main points, main features of Werner's theory. As we already discussed, what Werner said, he said in coordination compounds, metal atom exhibit two types of valency, primary and secondary. So यहाँ पे मैं ये कोई standard abbreviation नहीं है, but I'll be using PV for primary valencies and SV for secondary valencies. So primary valencies are ionizable, जो ionize कर जाती हैं.
दे रिप्रेजेंट्स द ऑक्सीडेशन नंबर, प्राइमरी वैलेंसी, क्योंकि दे आर सेटिस्फाइड बाय नेगेटिव आयंस, क्लोराइड, सल्फेट, एमाइड, नाइट्राइट, नाइट्रेट, इन सबसे सेटिस्फाई होती हैं, इसलिए प्राइमरी वैलेंसी जो होती है वो हमेशा उसके ऑक्सीडेशन नंबर को रिप्रेजेंट करेगी। दे आर ऑलवेज रिप्रेजेंटेड बाय डॉटेड लाइन्स। बड़े ही अच्छे से यहाँ पे हमने, अगर आपसे बाई चांस कोई डिफरेंस भी पूछ ले प्राइमरी और सेकेंडरी का, इजीली टेल देम। They are represented by dotted lines. They are ionizable. They are non-directional. As we have already discussed, वो किसी भी direction से attraction है, ये just positive और negative के बीच का, so ये non-directional होते हैं। अब बात आती है secondary valencies. Secondary valencies दो चीज़ों से satisfy होती हैं, एक आपका नेगेटिव आयन से और दूसरा न्यूट्रल मॉलिक्यूल से या एटम से। तो अगर हम देखें सेकेंडरी वैलेंसीज की, नॉन आयनाइजेबल होता है, इट रिप्रेजेंट्स द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ द मेटल, राइट, कि कितने न्यूट्रल या नेगेटिव आयन, बेसिकली बेटा ये वाला जो पार्ट है ना, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर मेटल के साथ जितनी भी चीजें हैं, दैट रिप्रेजेंट सेकेंडरी वैलेंसी, और इस स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर राइट में या लेफ्ट में जो है वो प्लस अंदर अगर कोई नेगेटिव आयन है तो वो रिप्रेजेंट करता है प्राइमरी वैलेंसी को। तो सेकेंडरी तो प्योरली रिप्रेजेंटेड बाय, ये मेटल है सपोज करो, यहाँ पे जितने भी आयन्स होंगे, चाहे वो आयन हो चाहे न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स हो, तो दे ऑलवेज रिप्रेजेंट सेकेंडरी वैलेंसीज। ठीक है, ये कोऑर्डिनेशन नंबर, यहाँ से हमें कोऑर्डिनेशन नंबर का ये आइडिया लगता है, सो दे ऑलवेज रिप्रेजेंट कोऑर्डिनेशन नंबर्स। सॉलिड लाइन से इनको जब भी हम इनका स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे सॉलिड लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं। ये डायरेक्शनल होते हैं नेचर में, और डायरेक्शनल होने की वजह से दे लीड्स टू अ पर्टिकुलर अरेंजमेंट ऑफ लिगेंड्स और सेकेंडरी वैलेंसीज का एक पर्टिकुलर अरेंजमेंट होता है, और वहाँ से हमें मिलती है ज्योमेट्री, और ज्योमेट्री से जो मतलब एक पर्टिकुलर जो ज्योमेट्री होती है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की, उसको बोला जाता है कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रन, राइट। और मेटल हमेशा दोनों वैलेंसी सेटिस्फाई करता है, primary as well as tend to satisfy primary as well as secondary valencies। जो स्टीरियो केमिस्ट्री है, स्टीरियो आइसोमेरिज्म जो है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का, दैट इज ड्यू टू सेकेंडरी वैलेंसीज। अगर आपसे कभी कोई पूछ ले कि दैट इज ड्यू टू प्राइमरी और सेकेंडरी, सो आंसर शुड बी दिस, दैट द स्टीरियो आइसोमेरिज्म ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स इज ड्यू टू सेकेंडरी वैलेंसीज। ठीक है, अब इसमें हम लेते हैं एक एग्जाम्पल। व्हाट वर्नर डिड, वर्नर ने एक कंपाउंड लिया कोबाल्ट क्लोराइड COCl3, राइट, उसको अमोनिया में डिसॉल्व किया, और वहाँ पे उन्होंने जब अमोनिया के साथ उसका रिएक्शन करवाया, उसके बाद उसमें उन्होंने एक इलेक्ट्रोलाइट डाला सिल्वर नाइट्रेट, और उसके बेसिस पे कितना सिल्वर नाइट्रेट वो पर्टिकुलर कंपाउंड कंज्यूम करता है, अकॉर्डिंग टू दैट ही हैज़ मेड अ टेबल। उन्होंने एनालाइज किया कि कितने उसके पास आयोनाइजेबल क्लोराइड है और कितने नॉन आयोनाइजेबल क्लोराइड है। तो वो मैं आपको एक बार बताती हूँ किस तरीके की एक्सपेरिमेंटल स्टडीज वर्नर ने की थी और हमारे कैसे ये काम में आने वाली हैं। सो वर्नर ने क्या किया, इन्होंने एक कंपाउंड लिया COCl3 और इसको किस में डाल दिया बेटा, अमोनिया में, राइट। अब आपको पता है इस कॉम्बिनेशन के साथ बड़े सारे कंपाउंड्स बन सकते हैं, कैसे, विद द फॉर्मूला COCl3 6NH3, ये एक फॉर्मूला है। दूसरा COCl3 5NH3, COCl3 4NH3, COCl3 3NH3। इस तरीके से इनको अलग अलग कंपाउंड्स मिले। यहाँ से इनको ये कैसे पता चला कि ये कंपाउंड्स हैं, इन्होंने इसके अंदर पहले तो यहाँ से देखिए आप, कोबाल्ट का कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, यहाँ पे जो नेगेटिव आयन है दैट रिप्रेजेंट्स द प्राइमरी वैलेंसी, और जो न्यूट्रल है वो रिप्रेजेंट करेगा आपका सेकेंडरी वैलेंसी को, राइट। तो अगर यहाँ से हम देखें, जब इन्होंने इसके अंदर सिल्वर नाइट्रेट डाला AgNO3, तो क्वांटिटेटिवली ये कितना यूज हुआ, कितना यूज हुआ, तो इसकी क्वांटिटी कि कितने मोल्स इसके यूज हुए, प्लस मोल्स ऑफ सिल्वर क्लोराइड जो हमें यहाँ से मिले, प्रेसिपिटेटेड जो हमें यहाँ से मिले, ठीक है। दूसरा इन्होंने क्या किया, इसमें टोटल नंबर ऑफ आयंस निकाले, टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स अगर हम बोले तो वो कितने आए यहाँ से, क्लियर। इस केस में जब इन्होंने AgNO3 डाला तो इनको कितनी क्वांटिटी AgNO3 की यूज करनी पड़ी, क्वांटिटी ऑफ AgNO3
3 moles ऑफ AgNO3 ही हैड टू यूज, और यहाँ पे 3 moles AgCl के मिले। इसका मतलब हुआ इस पर्टिकुलर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में 3 क्लोराइड आयन स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर हैं। क्या हुआ होगा बेटा, आप खुद सोचो। अगर मैं इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करती हूँ इस तरीके से, NH3 6Cl3 लेट्स से, इसमें अगर हम AgNO3 डालते हैं तो आपको पता है कि हमने अब इसके स्ट्रक्चर से, जैसे ये हमें नहीं भी पता, तो हमने कितना AgNO3 यूज किया है 3 मोल, और हमें कितना सिल्वर क्लोराइड मिला है बेटा 3 मोल्स। इससे एक चीज क्लियर है कि देयर आर 3 क्लोराइड्स विच आर प्रेजेंट आउटसाइड स्क्वायर ब्रैकेट, जो स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर हैं, यानी कि इसके पास आयोनाइजेबल क्लोराइड कितने हैं बेटा, यहाँ मैं लिख देती हूँ, आयोनाइजेबल क्लोराइड आयंस कितने हैं इसके पास, 3 है, तभी तो 3 सिल्वर क्लोराइड मिले, तभी तो 3 सिल्वर नाइट्रेट हमें यूज करना पड़ा है। सो आयोनाइजेबल क्लोराइड्स आर 3 इन नंबर, राइट। अब बात आती है, जैसे सपोज करिए इसी का फॉर्मूला मैं ऐसे लिख देती बेटा, CO NH3 5 एंड 1 Cl इनसाइड एंड 2 Cl2 एंड 1 NH3 आउटसाइड। लेट्स से मैंने ऐसे लिखा होता, 5 ही है, मान लीजिए इसका फॉर्मूला मैं ऐसे लिखती। अब अगर हम इसमें AgNO3 डालते हैं, अब आपको भी पता है ये आयनाइज होता है, दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड आयनाइजेशन स्फीयर। ये नहीं होता इसलिए इसको बोला जाता है कॉम्प्लेक्स या कोऑर्डिनेशन स्फीयर। तो अगर हम बात करें इसमें हमें कितना AgNO3 यूज करना पड़ेगा, जितना आयनाइजेबल Cl है। आप खुद देखिए इसमें कितना Cl आयनाइज होगा, देयर विल बी 2 क्लोराइड्स, 2 क्लोराइड्स मीन्स 2 AgNO3, बट हमें कितना यूज करना पड़ा है बेटा, क्वांटिटी वाइज एक्सपेरिमेंटली उनको पता चला था ही हैज टू यूज 3 क्लोराइड्स। तो इसका फॉर्मूला क्या बनता है, ये वाला इसका फॉर्मूला बनता है, यानी कि 3 क्लोराइड बाहर है तभी हमें 3 AgCl मिले हैं। इस केस में उन्होंने कहा कि 2 AgNO3 इनको यूज करना पड़ा और 2 मोल मिले सिल्वर क्लोराइड के। तो फॉर्मूला क्या होगा, इस तरफ मैं फॉर्मूला लिख देती हूँ बेटा। फॉर्मूला आज की फॉर्म में अगर हम फॉर्मूला लिखते हैं क्या बनता है, देखिए ये कंपाउंड्स है वो, ठीक है, ये उनका एग्जैक्ट फॉर्मूला बनेगा। तो इसका क्या बनेगा, CO NH3 6Cl3, यानी कि आयोनाइजेबल क्लोराइड है 3। अब आप खुद सोचो, 3 तो क्लोराइड और एक ये कॉम्प्लेक्स स्फीयर, टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स इनको कितने मिले बेटा 4। क्रायोस्कोपिक स्टडीज से इनको पता चला था कि टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने मिलेंगे, तो वो कितना मिल गया है, क्रायोस्कोपिक स्टडीज, राइट। डिफरेंट टाइप की टेक्निक्स होती हैं। तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स इनको इस केस में मिले थे 4 का मतलब 3 क्लोराइड और एक कोऑर्डिनेशन स्फीयर, 4 हो गए। नेक्स्ट वाला अब आप बताइए, इन्होंने कहा कि इनको 2 क्वांटिटी यूज करनी पड़ी AgNO3 की, 2 ही सिल्वर क्लोराइड मिले। अब इससे आप खुद बताओ बेटा, इसका मतलब कितने क्लोराइड स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर हैं, 2 AgCl मिलना, यानी कि देयर आर 2 क्लोराइड्स विच आर प्रेजेंट आउटसाइड स्क्वायर ब्रैकेट विच आर आयनाइजेबल, जो आयनाइज हो सकते हैं। तो इसका मतलब हुआ कि 2 Cl स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर हैं। वेरी सिंपल। कोबाल्ट अंदर रहा बेटा, और कोबाल्ट के साथ कितने क्लोराइड अंदर रहेंगे, 1 क्लोराइड इनसाइड एंड हाउ मेनी अमोनिया, 5 अमोनिया इनसाइड, NH3 5 इनसाइड एंड 1 क्लोराइड। क्लियर हुआ बेटा। तो यहां से अगर हम देखें इसका फॉर्मूला बनता है ये, क्यों, क्योंकि इसमें 2 मोल AgNO3 यूज करना है, यानी कि 2 सिल्वर क्लोराइड हमें मिलने वाले हैं। तो कितने टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे बेटा, 2 तो बने क्लोराइड विच आर प्रेजेंट इन आयोनाइजेशन स्फीयर एंड 1 इज दिस कॉम्प्लेक्स, तो टोटल कितना हुआ 2 + 1 यानी कि 3, और आयोनाइजेबल क्लोराइड इसके पास कितने बेटा 2। क्लियर हो गया सबको। तो यहां से ये मिला हमें, इस तरीके से हमें आइडिया लग गया है। नेक्स्ट आपका क्या है, COCl3 4NH3, इसका कलर येलो था, राइट। इसका क्या कलर था बेटा, येलो, दिस वॉज पर्पल। तो अगर हम बात करें इस येलो कलर की, सॉरी इसकी थर्ड वाले की, तो थर्ड में क्या है, COCl3 4NH3। एक्सपेरिमेंटली इन्होंने सिर्फ एक AgNO3 यूज किया और 1 मोल AgCl मिला। 1 मोल AgCl मिलने का मतलब 1 आयोनाइजेबल क्लोराइड। फॉर्मूला क्या बनेगा बेटा, CO NH3 4Cl2 1 Cl आउटसाइड। पहले आप एक Cl बाहर रख लेना, बचे हुए स्पीसीज को अंदर एडजस्ट कर लेना, ये इसका फॉर्मूला बनेगा बेटा। तो कितने क्लोराइड्स आयनाइजेबल है, ओनली 1 क्लोराइड, एक ही AgCl मिलेगा, 1 मोल AgNO3 यूज होगा, और टोटल पार्टिकल्स कितने मिलेंगे यहाँ से 2, एक ये और एक ये। इस केस में 0 मोल AgNO3 यूज हुआ, 0 मोल ये मिला, यानी कि 0 मोल ही ये आयनाइजेबल क्लोराइड है। तो क्या बनेगा बेटा फॉर्मूला, CONH3 4
NH3 तो यहाँ पे पार्टिकल्स का नंबर भी कितना रहेगा? ओनली 1. देयर विल बी ओनली 1 पार्टिकल प्रेजेंट इन इट. अब आपसे कोई पूछे सबसे ज्यादा कंडक्टिविटी इनमें से किसकी है, तो सबसे ज्यादा आयंस जहाँ पे होंगे वहां पे सबसे ज्यादा कंडक्टिविटी, सबसे ज्यादा इसका, उसके बाद इसका, उसके बाद इसका, उसके बाद इसका. क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जाता है आपसे? पहले तो ये टेबल आई होप सबको क्लियर हो गया है कि इनके पास ये फॉर्मूला था, COCl3 में NH3 डाले तो अलग अलग कंपाउंड्स उनको मिले. उनको इन कंपाउंड्स के फॉर्मूले का आइडिया कैसे लगा? उनको ऐसे लगा कि उन्होंने कितना AgNO3 लिया. भाई जितना AgNO3 कितना लेंगे, जितने क्लोराइड्स प्रेसिपिटेट होने के लिए तैयार है. अगर 4 मोल क्लोराइड है तो 4 मोल AgNO3 लेंगे और 4 मोल ही हमें क्या मिलेंगे? 4 मोल AgCl मिलेगा. तो यहाँ पे इन्होंने क्वांटिटेटिवली मेजर किया कि हमें 3 मोल्स ऑफ सिल्वर नाइट्रेट वॉज नीडेड. 3 मोल्स ऑफ सिल्वर नाइट्रेट का मतलब हुआ 3 मोल्स ऑफ क्लोराइड आर प्रेजेंट और 3 ही मोल हमें AgCl के मिले. 2 मोल का मतलब हुआ कि 2 क्लोराइड बाहर है प्रेसिपिटेट होने के लिए, जैसे ये है. 1 का मतलब 1 क्लोराइड बाहर है. तो ये वाला फॉर्मूला इसका हो गया है, ये इसका हो गया, ये इसका और ये इसका. तो अगर ऐसा कुछ डेटा गिवन होता है और आपसे पूछा जाता है उसका फॉर्मूला क्या होगा, आई होप यू ऑल कैन सॉल्व सच टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स. हम प्रॉब्लम्स भी करेंगे इस तरीके की आगे क्वेश्चंस में. अब बात आती है कि यहाँ पे प्राइमरी वैलेंसी और सेकेंडरी वैलेंसी क्या रही, वो हम एक बार देख लेते हैं बेटा. जैसे मैं यहाँ पे कंपाउंड लेती हूँ एंड देन विल सी विच वन इज द प्राइमरी वैलेंसी एंड विच वन इज द सेकेंडरी वैलेंसी. अब जो फॉर्मूला ये ऐसे लिखते थे COCl3 6NH3, उसको हम आज की फॉर्म में कैसे लिखते हैं? आज की डेट में CONH3 6Cl3, राइट बेटा. सो ये है फॉर्मूला, ठीक है. सो दिस वे वी कैन आइडेंटिफाई द नंबर ऑफ आयंस एटसेट्रा, ठीक है. ये फॉर्मूला है, ये कॉम्पोजिशन है उस कंपाउंड का बेटा, और इस कॉम्पोजिशन से आज जो हम फॉर्मूला लिखते हैं दैट इज दिस फॉर्मूला. तो यहाँ से आपको पता है कि कितने क्लोराइड आयंस यहाँ से आयोनाइजेबल हैं. देयर आर 3 क्लोराइड आयंस विच आर आयोनाइजेबल, ठीक है. अब 3 क्लोराइड आयंस, तो अगर मान लीजिए आपसे बोला जाए कि इसमें सेटिस्फाई मतलब बताइए क्या प्राइमरी वैलेंसीज है और क्या सेकेंडरी वैलेंसीज है. सो देखना बेटा, प्राइमरी वैलेंसीज यहाँ और मैं यहाँ लिख रही हूँ सेकेंडरी वैलेंसीज. इसमें जितने भी नेगेटिवली चार्ज आयंस है दे सेटिस्फाई प्राइमरी वैलेंसी. सो 3 क्लोराइड, एमोनिया आपको पता है न्यूट्रल होता है. सो 3 तो और वो भी कौन कौन सी? Cl नेगेटिव. और अगर हम बात करें सेकेंडरी वैलेंसी की, तो सेकेंडरी वैलेंसी में क्या रहेगा बेटा आपका? 6NH3. 6 है और वो 6 के 6 क्या है? NH3 है. और देखिए अगर सेकेंडरी वैलेंसी, यहाँ से एक चीज क्लियर थी, इन्होंने थोड़ा सा कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रा का बताया था कि अगर सेकेंडरी वैलेंसी सपोज करिए आपका 6 है तो ज्योमेट्री जो बनती है, जो कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रा जो बनेगा वो क्या बनेगा बेटा आपका? ऑक्टाहेड्रल. तो अगर हम इसका अरेंजमेंट देखें तो अरेंजमेंट कैसा होगा? CO. अब देखो ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री ये है जिसमें ऑक्टाहेड्रल ऑल 6 आर सेटिस्फाइड NH3. NH3 ही सारा का सारा सेटिस्फाई कर रहा है सेकेंडरी वैलेंसी, ये NH3. और NH3 की वजह से, डायरेक्शनल नेचर की वजह से ही हमें मिलता है ये ज्योमेट्री. और बाकी जो आपका प्राइमरी वैलेंसी आएगा, प्राइमरी वैलेंसी को हम रेड से रिप्रेजेंट कर देते हैं. सो 1 क्लोराइड हियर, 1 क्लोराइड हियर एंड 1 क्लोराइड हियर. सो दीज आर 3 प्राइमरी वैलेंसीज. तो आपने देखा दिस इज वर्नर्स रिप्रेजेंटेशन कि जो प्राइमरी वैलेंसीज वो हमने डॉट से रिप्रेजेंट की है और सेकेंडरी वैलेंसीज को हमने सॉलिड लाइन से रिप्रेजेंट किया है. तो ये चीज ध्यान रखिएगा, अगर सेकेंडरी वैलेंसीज का नंबर 6 है, अगर सेकेंडरी वैलेंसीज है 6, तो 6 होने से कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रा का अरेंजमेंट जो होगा वो क्या होगा? ऑक्टाहेड्रल. और सेकेंडरी वैलेंसीज अगर 4 हैं, सो देयर आर 2 पॉसिबिलिटीज, आइदर टेट्राहेड्रल और स्क्वायर प्लेनर. मेनली इसमें ही है कि अगर 6 है तो आपका क्या रहेगा अरेंजमेंट? ऑक्टाहेड्रल रहेगा, ठीक है. तो जैसे ये वाला केस है. अब हम आगे सेकेंड एग्जाम्पल लेते हैं बेटा. सेकेंड एग्जाम्पल में देखिएगा आप, सेकेंड एग्जाम्पल में है आपका COCl3 5NH3. COCl3 5NH3 किस तरीके का बनेगा? फॉर्मूला ये बनेगा CONH3 5, 1 Cl इनसाइड एंड 2 Cl आउटसाइड. ये फॉर्मूला बन गया आपका. अब यहाँ पे प्राइमरी वैलेंसी, नेगेटिवली चार्ज्ड आयंस ऑलवेज सेटिस्फाई प्राइमरी वैलेंसी, 2 आउटसाइड एंड 1 इनसाइड. Primary valency can be present inside, can be present outside, but secondary valency is always present inside the square bracket, जो आज का रिप्रेजेंटेशन है, जो आज का फॉर्मूला है. तो यहाँ पे प्राइमरी वैलेंसी 3 और तीनों के तीनों क्लोराइड. अब बात आती है सेकेंडरी वैलेंसी, 5 + 1 6, बट है क्या क्या? 5NH3
and 1 chloride. They are secondary valencies. तो हमने पहले भी बोला secondary valency can be satisfied by neutral molecules as well as anions, negatively charged ions. इसका अरेंजमेंट कैसा बनेगा देखिए. दिस इट्स अरेंजमेंट वुड बी सेंट्रल मेटल कोबाल्ट है, ऑक्टाहेड्रल अरेंजमेंट होगा बेटा. दिस इज ऑक्टाहेड्रल. कितनी है सेकेंडरी वैलेंसीज हम सॉलिड लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं. तो 5 तो है NH3, 1 2 3 4 5 NH3 एंड 1 क्लोराइड, राइट. इसके अलावा जो क्लोराइड आयंस है जो आउटसाइड हैं, 1 इज दिस एंड 1 इज दिस, और एक बच गया ये वाला. तो सेकेंडरी वैलेंसीज 6 हैं, प्राइमरी वैलेंसीज 3 हैं. यहाँ पे ये वाला जो क्लोराइड है दिस इज सेटिस्फाइंग बोथ प्राइमरी एज वेल एज सेकेंडरी. सेकेंडरी को भी रिप्रेजेंट कर रहा है और प्राइमरी को भी, तो हमने यहाँ डबल लगा दिया है, सेकेंडरी एज वेल एज प्राइमरी. और जो बाहर वाले 2 क्लोराइड है दे रिप्रेजेंट बोथ सेकेंडरी वैलेंसीज. तो इस तरीके से हम इनका टेबल कंप्लीट कर सकते हैं. इस वाले केस में देखिए इसका फॉर्मूला ये है. प्राइमरी वैलेंसीज 3 क्लोराइड प्राइमरी है. सेकेंडरी की बात करें तो 4 अमोनिया और 2 क्लोराइड सेकेंडरी है. इस केस में यहाँ पे प्राइमरी वैलेंसी अगेन 3 क्लोराइड, बट सेकेंडरी वैलेंसी 3 क्लोराइड एंड 3 अमोनिया. अब हम एक क्वेश्चन करते हैं इसी पे बेस्ड. मैं आपको कुछ मतलब कॉम्पोजिशंस दूंगी और मैं आपको बताऊंगी कि कितना उसमें सिल्वर क्लोराइड मिलता है हमें. तो आप मुझे उसका फॉर्मूला बताएंगे और वहाँ पे बताएंगे किसका कंडक्टिविटी सबसे ज़्यादा होगा. चलिए लेट्स गो टू द केस. दिस केस क्वेश्चन आपके इस तरीके से ही पूछे जाते हैं आपसे. यहाँ पे मैंने आपको 4 कॉम्पोजिशंस दिए हैं. लेट्स से दीज आर द कॉम्पोजिशंस, राइट. PtCl4 6 NH3, this one composition. PtCl4 5 NH3, PtCl4 4 NH3, PtCl4 3 NH3, PtCl4 2 NH3. इनमें से कोई एक कॉम्पोजिशन पे भी आ सकता है और सारी कॉम्पोजिशन पे भी क्वेश्चन आ सकता है. नेक्स्ट है मोल्स ऑफ AgCl3 ऑब्टेन्ड. मोल्स ऑफ AgCl ऑब्टेन्ड. AgCl के कितने मोल्स हमें मिलेंगे, कब मिलेंगे, जब हम इन कॉम्पोजिशंस में क्या ऐड करेंगे, AgNO3. कब मिलेंगे, ऑन एडिशन ऑफ AgNO3 कितने मोल्स हमें मिलेंगे. इस टाइप का क्वेश्चन है. ये आपको ऑलरेडी बता देंगे वो, ठीक है. या तो ये बताएंगे या फॉर्मूला बताएंगे, एक चीज डेफिनेटली बताएंगे. और यहाँ पे आपको फाइंड आउट क्या करना है बेटा, फॉर्मूला यू हैव टू डिटरमाइन, और उसके बाद बताना है कंडक्टेंस का ऑर्डर इनका क्या रहेगा. लेट्स से दिस फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ. कंडक्टेंस का ऑर्डर क्या रहेगा, किसका ज्यादा और किसका कम. इस केस में इन्होंने कहा कि दे ऑब्टेन 4 मोल्स ऑफ AgCl, 3 2 1 एंड 0 मोल ऑफ AgCl. तो क्या इनका फॉर्मूला रहेगा. अब फॉर्मूला कैसे डेराइव करेंगे. 4 मोल्स ऑफ AgCl यानी कि 4 मोल AgNO3 यूज किया, यानी कि देयर आर 4 क्लोराइड्स विच आर प्रेजेंट आउटसाइड द स्क्वायर ब्रैकेट. 4 आयनाइजेबल क्लोराइड्स है, तभी आपको 4 मोल AgCl मिलेगा. 4 आयनाइजेबल क्लोराइड का मतलब हुआ बेटा 4 क्लोराइड हमने स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर रख दिए हैं. देन ओनली वी कैन गेट 4 आयनाइजेबल क्लोराइड्स, राइट. अब यहां से देखो फॉर्मूला क्या बनेगा. Pt NH3 है ही 6, NH3 6. प्लैटिनम का ऑक्सीडेशन स्टेट आ गया आपका +4. हेक्साएमीन प्लैटिनम 4 क्लोराइड ये हो गया है, ठीक है. फिर उसके बाद इसमें देखते हैं देयर आर 3 मोल्स ऑफ AgCl आर बीइंग ऑब्टेन. 3 मानी 3 Cl आपने लिख दिए बाहर. अब अंदर क्या होगा, प्लैटिनम का +4 में ऑक्सीडेशन स्टेट होता है 6, मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर. सो NH3 का कितना होगा 5 एंड 1 क्लोराइड हैज कम इनसाइड. 5 NH3 1 क्लोराइड इनसाइड, तो 3 क्लोराइड 3 AgCl मिल जाएंगे. नेक्स्ट में 2 AgCl मिलना, देयर आर 2 क्लोराइड्स विच आर प्रेजेंट आउटसाइड. सो NH3 4 एंड 2 Cl2. यहाँ पे एक क्लोराइड बाहर है और कैसे मिलेगा, फॉर्मूला क्या होगा, Pt NH3 thrice and Cl thrice. नेक्स्ट केस में देयर आर 0 AgCl3 मोल्स आर ऑब्टेन, दैट मीन्स देयर इज नो Cl प्रेजेंट आउटसाइड. फॉर्मूला क्या होगा बेटा, NH3 4 twice and Cl4. दिस इज द फॉर्मूला.
अगर फॉर्मूला दिया है और आपसे पूछ लिया जाए, तो यहाँ से तो हम पहुंच गए फॉर्मूले पे, और सपोज फॉर्मूला दिया है और वो आपसे पूछते हैं कि यहाँ पे आपका किस केस में सबसे ज्यादा नंबर ऑफ आयंस मिलेंगे, ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो यहाँ पे कितने, 4 क्लोराइड प्लस 1 कॉम्प्लेक्स आयन, 3 प्लस 1, तो टोटल नंबर ऑफ, अगर हम आयंस निकालें, नंबर ऑफ पार्टिकल्स अगर हम ये लिखें, टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स 4 प्लस 1 5, 3 प्लस 1 4, 2 प्लस 1 3, 1 प्लस 1 2 एंड दिस इज 1 एज सच। तो कंडक्टेंस सबसे ज्यादा किसका होगा, जिसमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स, और ये क्या है, सारे चार्ज्ड है एक्सेप्ट दिस वन, ऑल ऑफ देम आर चार्ज्ड। तो यहाँ पे हमें क्या मिला है, 5 आयंस, दिस इज ऑल्सो 4 आयंस, 3 आयंस, 2 आयंस, एंड दिस इज नॉन इलेक्ट्रोलाइट। नॉन इलेक्ट्रोलाइट का मतलब है बेटा देयर आर नो आयंस प्रेजेंट, तो दिस एक्ट एज नॉन इलेक्ट्रोलाइट, और ये सारे कैसे रोल प्ले करेंगे, इलेक्ट्रोलाइट की तरह। तो अगर इनके कंडक्टेंस का ऑर्डर निकालें तो सबसे ज्यादा कंडक्टेंस किसका होगा, 1, जिसमें सबसे ज्यादा आयंस और सबसे ज्यादा चार्ज, उसके बाद 2, उसके बाद 3, उसके बाद 4, उसके बाद 5। सो दिस इज देयर कंडक्टेंस ऑर्डर। कंडक्टेंस किस पे डिपेंड करता है बेटा, दिस डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ आयंस एंड चार्जेस, जो उन आयंस पे चार्ज प्रेजेंट है उन पे डिपेंड करता है। तो यहाँ से हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का फॉर्मूला, कॉम्पोजिशन से फॉर्मूला निकाल सकते हैं। फॉर्मूले से हम बता सकते हैं कि क्या उसकी प्राइमरी वैलेंसीज है, क्या सेकेंडरी। यहाँ पे आप चेक करिए बेटा, जो नेगेटिव होगा वो सिर्फ प्राइमरी होगा, ठीक है, और जो न्यूट्रल, जो इसके अंदर प्रेजेंट होगा स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर, वो सेकेंडरी होगा। तो प्राइमरी देखना, 4 क्लोराइड सिर्फ नेगेटिव बाहर प्रेजेंट है तो प्राइमरी, ये 6 हो गए सेकेंडरी। इसमें देखो 3 प्लस 1 4 प्राइमरी एंड 5 प्लस 1 6 सेकेंडरी, 2 प्लस 2 4 प्राइमरी एंड 4 प्लस 2 6 सेकेंडरी। तो सेकेंडरी हर बार 6 मिले हैं और प्राइमरी आपका नंबर चेंज होता रहा है। सो दैट्स ऑल अबाउट वर्नर्स थ्योरी, जिसमें हमें इस तरीके की प्रॉब्लम्स करने को मिलेंगी। अब बात आती है व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ वर्नर्स थ्योरी, एंड आफ्टर दैट आई विल सॉल्व सम प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन वर्नर्स थ्योरी। सो नेक्स्ट टॉपिक इज लिमिटेशंस ऑफ वर्नर्स थ्योरी, कि क्या चीजें थी जो वर्नर्स थ्योरी एक्सप्लेन नहीं कर पाई और हमें जरूरत पड़ी मॉडर्न थ्योरीज की, यानी कि वीबीटी, सीएफटी एटसेट्रा, राइट। सो नेक्स्ट वन इज लिमिटेशंस ऑफ वर्नर्स थ्योरी। Limitations of Werner's theory of coordination compounds। क्या limitations थे? पहला लिमिटेशन ये था कि कुछ ही मैटर्स कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस क्यों बनाते हैं, हर मैटर क्यों नहीं बनाता है, ये उनका पहला लिमिटेशन था। दूसरा उनका क्या था कि जो सेकेंडरी वैलेंसीज हैं, व्हाई दे आर डायरेक्शनल, उनका नेचर डायरेक्शनल क्यों होता है। थर्ड लिमिटेशन इनका है, ये नहीं बता पाए कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज क्यों शो करते हैं, ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज क्यों शो करते हैं, मानी सम ऑफ द कॉम्प्लेक्सेस आर कलर्ड इन नेचर, व्हाई दैट इज सो ये सारी उनकी क्या थी, लिमिटेशंस थी। बट इसके अलावा इन्होंने बहुत सारी चीजें एक्सप्लेन भी की बेटा, और वो जो चीजें इन्होंने एक्सप्लेन की वो क्या थी, इन्होंने इनका केमिकल बिहेवियर एक्सप्लेन किया। कौन सा बिहेवियर एक्सप्लेन किया, इनका केमिकल बिहेवियर एक्सप्लेन किया। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी भी इन्होंने एक्सप्लेन की इनकी, और इन्होंने आइसोमेरिज्म के बारे में भी बताया। तो ये सारी चीज़ें तो इन्होंने एक्सप्लेन की, बट फिर भी कुछ चीज़ें ये एक्सप्लेन नहीं कर पाए, राइट। सो लिमिटेशंस क्या क्या हैं, ही कुड नॉट एक्सप्लेन द फॉलोइंग पॉइंट्स, वो हम डिस्कस कर लेते हैं जो वो नहीं एक्सप्लेन कर पाए थे। पहला क्या है, अगर हम बात करें कॉम्प्लेक्सेस की, तो देखिए हर मेटल कॉम्प्लेक्स नहीं बताता, हर एलिमेंट नहीं बनाता है। सो उनका पहला पॉइंट यही था जो वो एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे, व्हाई ओनली सर्टेन एलिमेंट्स पजेस द प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड फॉर्मेशन। व्हाई only certain elements can form coordination compounds। कुछ ही एलिमेंट्स कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स क्यों बनाते हैं, राइट, पहला। सेकंड पॉइंट इनका क्या था, सेकंड पॉइंट इनका था कि व्हाई
The secondary valencies or the bonds in coordination compounds are directional in nature. Why the secondary valencies or bonds in coordination compounds are directional in nature, are directional in nature, और इनके डायरेक्शनल होने की वजह से ही ये एक पर्टिकुलर शेप में होते हैं, ज्योमेट्री में होते हैं. थर्ड पॉइंट, ही कुड नॉट डिस्कस द मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज. ही कुड नॉट एक्सप्लेन द मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लेक्सेस. कि कोई डायमैग्नेटिक होता है, कोई पैरामैग्नेटिक होता है. वाई दैट इज सो? ही कुड नॉट एक्सप्लेन इट. फोर्थ पॉइंट, नो डिस्कशन अबाउट ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज ऑफ complexes. Means about their color concept he could not explain. So these are the limitations of Werner's theory. Now we'll talk about, देखिए हमने वर्नर्स थ्योरी डिस्कस की. वर्नर्स ने वर्नर ने जो मेन पॉइंट्स बताए थे कि कैसे कोई भी कॉम्पोजिशन में हम डिटरमाइन कर सकते कि उसका फॉर्मूला क्या है, कितने उसके पास आयनाइजेबल आयंस हैं, क्या उसकी कंडक्टिविटी का ऑर्डर होगा. ये सारी चीज़ें हम यहाँ से डिस्कस कर सकते हैं. Now in the next video we'll talk about the properties, some problems based on Werner's theory.